अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 पे, दैट इज़ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 22। इससे पहले हम पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा दैट वाज डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो इनहेरिटेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिट? इनहेरिट का मतलब है किसी चीज़ को, इन लफ्ज़ का मतलब है अंदर ले जाना, किसी चीज़ को लेना। कहाँ से लेना? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, जेनेटिक मटीरियल, ये चीज़ें क्या हैं, इनके क्या मकसद है? डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीनोम क्या है? इस चैप्टर में हम उससे देखेंगे किस तरह से जीन्स क्या होती हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट करती हैं, तो उसकी एक डिस्कशन होगी। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। वो प्रोसेस, वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाप से, माँ से, पेरेंट्स से चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग में जाए, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। दिस इज वाई मेंबर ऑफ द सेम फैमिली टेंड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। वी एक्चुअली हैव 2 जीनोम्स, वी गेट 1 कॉपी ऑफ आवर जीनोम फ्रॉम ईच पेरेंट्स। हमारे पास 2 जीनोम्स, 2 तरह के जेनेटिक मटीरियल होते हैं, एक माँ का और एक बाप का। ये दोनों से एक एक कॉपी मिली होती है, ठीक है। 1 फ्रॉम एन फ्रॉम फादर, एन फ्रॉम मदर। स्पर्म और एग ने मिलके जाइगोट बनाया और 2 जीनोम्स होते हैं हमारे अंदर। अच्छा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वॉज अनकवर्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ ग्रेगर मेंडल इन 1865। तो इनहेरिटेंस का जो फादर जिसे कहें, जिसने सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस पे वर्क किया और उसकी स्टडीज़ की और उस पर जो है उसकी डिटेल्स हमारे सामने लाया, दैट वाज ग्रेगर मेंडल, और 1865 की ये बात है, ठीक है। फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द कॉमन पी प्लांट, मेंडल वॉज एबल टू डिस्क्राइब द वे इन विच जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। क्या कहता है कि उसने पी प्लांट, पिजम सेटाइवम, जो आम मटर होता है हमारा, ग्रीन मटर, सब्ज़ मटर, उसके ऊपर इसका ये वो साइंटिफिक नेम है, जीनस और स्पीशी वाला जो पिजम सेटाइवम या जो कॉमन पी प्लांट है, उसने उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके रिजल्ट में उसने क्या बताया कि काफ़ी कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, कुछ फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चे में पास होते हैं। देन हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है? दिस इज पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स कैरेक्टर्स का जाना इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। अच्छा, the difference that are shown by the individuals of a species and also by the offsprings of same parents are referred as variations. Heredity हमने पढ़ लिया क्या होता है, parents to offsprings, अगर कोई चीज़ जा रही है इंडिविजुअल्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टर्स का पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। और वेरिएशन, वेराइटी, डाइवर्सिटी, यानी कि कुछ फ़र्क अपने ही पेरेंट्स, अपने ही स्पीशीज़ से और दूसरे स्पीशीज़, दूसरे इंडिविजुअल से फ़र्क होने को क्या कहेंगे? वेरिएशन, ठीक है। द डिफरेंस विच इज़ शोन बाय, डिफरेंस या कोई फ़र्क, कुछ मुख्तलिफ होना, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी, ठीक है, एक स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स के आपस में डिफरेंसेस ऑफ, और दूसरा क्या? पेरेंट्स से भी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स का पेरेंट्स से भी, यानी आप और आपके अब्बू की शक्ल में बहुत फ़र्क होगा, काफ़ी कुछ मिलेगा हेरिडिटी की वजह से, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम फादर, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन आपके चेहरे, आपकी बनावट में बहुत फ़र्क भी होगा, अपनी माँ से भी कुछ चीज़ें अलग होंगी, कुछ बाप से अलग होंगी, कुछ बाप से मिलती होंगी, कुछ बाप से अलग होंगी। तो जो डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, दोज आर कॉल्ड वेरिएशन। उन फ़र्क को जो आपके अपने इंडिविजुअल, मतलब कि एक स्पीशी की, जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है, ठीक है, इस इन डिफरेंसेस को, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से, अपनी अम्मी से मुख्तलिफ हूँ, इस डिफरेंस को, बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ऑफ डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ species from their parents and also from the individuals of the same species called variation, ठीक है। तो variations may be harmful, useful or useless. This study of heredity and genetics variations is called genetics, ठीक है।
कहते हैं कि जो ये वेरिएशंस हैं ये हमारे लिए कोई यूज़लेस भी हो सकती हैं, यूज़फुल भी हो सकती हैं और हार्मफुल। कोई अगर म्यूटेशन हो गई, जीन्स के अंदर बहुत बड़ी चेंज आ गई, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, तो वो हार्मफुल है हमारे लिए। अगर जो है आपकी स्किन का कलर ब्राउन है और अम्मी की स्किन का कलर वाइट है, यूज़लेस, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है, या ना कोई नुकसान है उसका। तो या फिर कोई आपके अंदर ऐसी जीन आई जो कि किसी खास बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखती है, तो वो आपके लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से वेरिएशंस को हम कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को, कि किसी तरह से कौन से कैरेक्टर्स पास होते हैं और क्या चेंजेस होते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। In this unit we will study Mendelian inheritance, dominance relationships and all of the things। सारे टॉपिक्स के नाम हैं जो आपने एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाने हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे आज का टॉपिक में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। किस तरह से मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल साइंटिस्ट था 1865 में, उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए एंड देन ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। Mendelian inheritance refers to the patterns of inheritance that are characteristics of organisms which reproduce sexually। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में वाजे होगा, उन ऑर्गेनिज्म में देखेगा जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लेनेरिया वगैरह हैं या बैक्टीरिया हैं जिनकी नॉन सेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इस्तेमाल के बिना रिप्रोडक्शन होती है, उसमें ये प्रोसीजर नहीं, आपको इनहेरिटेंस उसमें नहीं वाज़े तौर पे दिखेगी। ग्रेगर मेंडल क्या था, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था who formulated some of the fundamental principles regarding the inheritance of traits। Between 1856 to 1865 he performed number of experiments in which he crossed bred plants। कौन से plants? pea plants, Pisum sativum, with 7 pairs of contrasting characteristics। Mendel explained his results by describing the laws of inheritance that introduced the idea of dominant and recessive genes। ठीक है, अब मेंडल क्या था, मॉन्क था। मॉन्क्स होते हैं जो कि जो ये बाकी नॉन मुस्लिम लोग होते हैं, उनके जो रिलीजियस जो टीचर्स होते हैं, दैट इज़ अ मॉन्क। तो वो वहाँ पे फारिग बैठा रहता था और अपनी इबादत वगैरह करता था। तो उसने क्या किया, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस की, यानी कि किस तरह से कोई जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे की जनरेशन में कैरेक्टर्स पास होते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे? उसने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। किन की? डिफरेंट किस्म के पी प्लांट्स की, मटर के जो प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट किस्म की जब क्रॉस कराई 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। ठीक है, 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे। उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस में क्या था, फ्लावर का कलर जैसे पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, सीड का कलर येलो सीड और ग्रीन सीड। ठीक है, तो फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड की शेप राउंड सीड और रिंकल सीड। ठीक है, फिर चौथा ग्रीन पॉड्स और येलो पॉड्स की शेप पे, और फिर पांचवा पॉड्स की कलर पे, इन्फ्लेटेड पॉड्स या कंस्ट्रक्टेड पॉड्स। फिर फ्लावर की बेसिस पे एक्सियल फ्लावर्स या टर्मिनल फ्लावर्स, मतलब कि बिल्कुल एंड पे लगने वाले टर्मिनल फ्लावर्स जिनकी स्पीशीज होती थी, और एक्सियल मतलब जो स्टेम के साथ लगे होते थे। टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स, छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट्स के साथ उसने क्रॉस कराई। तो क्या क्या उसकी 7 फीचर्स की उसने को माइंड में रख के क्रॉस ब्रीडिंग की। वन वाज फ्लावर कलर, मुंह से बता देती हूँ आपको, मैं सिंपल टेबल में लिखा हुआ है। फ्लावर कलर, सीड का कलर, पॉट का कलर। फ्लावर किस जगह पे लगेगा, फ्लावर की लेंथ, प्लांट की लेंथ। फिर सीड का कलर, सीड की शेप, पॉट का कलर, पॉट की शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन और शेप। ठीक है, इन 7 चीज़ों की बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और क्रॉस ब्रीडिंग कराई। यानी कि जैसे एक फ्लावर जो था वो येलो फ्लावर, वाइट फ्लावर था और एक पर्पल फ्लावर था, इनका क्रॉस कराया। फिर येलो सीड्स थे और ग्रीन सीड्स थे, इनका क्रॉस कराया। राउंड सीड, अब इसमें से क्या उसने प्रेजेंट किया, क्या बताया कि कुछ जीन्स डोमिनेंट होती हैं और कुछ रिसेसिव होती हैं। डोमिनेंट मतलब कुछ जीन्स हावी होती हैं, वो दूसरे जीन पे हावी आ जाते हैं। जैसे किसी खास अगर ग्रीन कलर की जीन हावी है तो ज़्यादा जो प्लांट्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और कुछ होती हैं रिसेसिव जो कि छुपी हुई होती हैं। ठीक है, वो सिर्फ तब होंगी जब दोनों माँ बाप वो जीन्स देंगे जिसके थ्रू कलर आना है। जैसे फॉर एग्जांपल येलो कलर की जीन्स रिसेसिव है। आगे जब हम पनेट स्क्वायर या प्यूनेट स्क्वायर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा,
Association of inheritance with laws of Mendel. Gregor Mendel, through his work on pea plants, discovered the fundamental laws of inheritance. He deduced that factors genes comes in pair and are inherited as distinct units, one from each parent. ठीक है, अब क्या हुआ, मेंडल ने क्या बोला कि जो कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जैसे आंख का कलर या फिर नाक की शेप, बाल का कलर, हाइट, ये चीज़ें डिटरमाइन करने वाली जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको डिटरमाइन करने वाली जो जीन्स हैं जिन्हें उसने फैक्टर्स कहा, ठीक है, ये फैक्टर्स है, ये जीन्स जो है ये पेयर्स में आती हैं, जोड़ों में आती हैं, ठीक है। अब एक जोड़ा जो है उसका एक माँ से पेरेंट से और एक दूसरे पेरेंट से, एक माँ से और एक बाप से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंखों का कलर क्या होगा, उसके लिए एक जीन, उसकी जीन है एक्स, आई कलर की जीन है एक्स, तो एक जीन आएगी मदर से और एक फादर से, ठीक है, और फिर वो डिटरमाइन करेगी कि बच्चे की आंखों का कलर क्या होगा। तो देखा जाएगा कि अगर माँ की आई कलर ब्लू था तो क्या उसकी जीन्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है, और अगर बाप की आइज़ का कलर ग्रीन था या ब्राउन था तो क्या उसका स्ट्रक्चर था। उनकी बेसिस पे कौन सी, क्या वो डोमिनेंट जीन से बने हुए थे या क्या वो रिसेसिव जीन से बने थे, उनकी बेसिस पे बच्चे में कौन सी जीन्स आई वो डिस्कस होगा। Mendel tracked the segregation of parental genes and their appearance in the offspring as dominant and recessive traits. उसने बताया कि किस तरह से ये जो पेरेंट्स की जीन्स थी, हर किसी के लिए 2-3 एलील्स होते हैं। एलील्स क्या, एक जीन की कॉपीज, एलील्स एक ही जीन की कॉपी जो एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट टाइप्स दिखा रहे हो, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि इसने बताया कि जो पेरेंट्स की जो जीन्स है, जैसे अगर आर है और आर है, कलर आई कलर प्रेजेंट कर रही है, चलो एक्स एक्स कह लो, यहाँ पे हम एक्स एक्स और एक्स एक्स, तो ये सेग्रीगेट होंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ज्वाइन होंगे, ठीक है। मदर के अंदर जो था कलर किस तरह से था, अब फादर के अंदर किस तरह से था, अब ये एक्स फादर लिख देती हूँ, एक्स मदर, फिर आखिर में क्या हुआ, एक्स फादर और एक्स मदर ने ज्वाइन करके कौन सा कलर दिया वो डिपेंड करेगा। अभी हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स ही फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग लॉज। अब उसने जो अपने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने इनहेरिटेंस के 2 लॉज दिए जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी डेफिनेशंस तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वन इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट का मतलब होना, जुदा होना, सेपरेट होना, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्ट का मतलब असेंबल होना, किसी जगह पे एनालाइज होना, जमा होना, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि अपनी मर्जी से, किसी के इन्फ्लुएंस के बगैर, जिस तरह से खुद चाहना वैसे असॉर्ट होना। अब हम पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखते हैं कि ये क्या होता है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट 2 एलील्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट विल सेपरेट randomly. Each inherited trait is called factor or gene pair. Parental factors are randomly separated to the sex cells. So the sex cells contain only one member of the factor or gene pair. Offspring therefore inherit one allele from each parent where sex cells unite in fertilization. क्या कहता है कि segregation, what is segregation? The law of segregation says कि 2 alleles होती हैं एक सिंगल ट्रेट की, जैसे कि सीड, अगर हम पी की बात करें तो सीड का कलर क्या होगा, ठीक है, सीड का कलर बताने वाली जो जीन है वो होगी आर जीन, ठीक है। अगर डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट कलर कौन सा है उसमें, ज़्यादा सीड्स में अगर ग्रीन कलर है, ठीक है, तो ग्रीन कलर को बताने वाली जीन किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, और एक येलो कलर होगा सीड का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो है, जो दोनों पेरेंट्स है, एक पेरेंट देगा एक जीन, दूसरा पेरेंट देगा दूसरी जीन, ये आर और आर, चलो अभी कैपिटल में बता रही हूँ, ये फादर, ठीक है, फादर मदर। अब इनकी जीन्स की पहले सेग्रीगेशन होगी, सेपरेट होगी, और इसमें से सिर्फ एक आएगी बच्चे के पास आर एफ, और यहाँ से एक आएगी मदर की आर एम और एफ। इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए एक वेरिएबल लगा के बता रही हूँ, ठीक है। तो जब वो रैंडमली सेपरेट होंगे, रैंडमली सेग्रीगेट हुए, ठीक है, जैसे अगर इसे कह ली RF1 RF2 RM1 RM2, तो हो सकता है यहाँ पे दोनों सेपरेट होके यहाँ से RF1 आ जाए
और यहाँ से RM2 आ जाए या दोनों जगह से 1 1 वाली आ जाए, तो डिपेंड करता है कि कौन सी जीन सेग्रीगेट हो। और इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसी चीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं होती, खुद सेपरेटली वो सेग्रीगेट होती है और सिर्फ चांस होता है, लक होता है कि कौन सी जीन आ जाए, ठीक है। और इसीलिए सेक्स सेल्स के अंदर सिर्फ एक मेंबर होता है जीन का। दो जीन्स थी ना, लेकिन दोनों से माँ और बाप से एक एक आई, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग एक ही अलील, अलील क्या है, जीन का कोई एक जैसे जीन का एक परछाई जिसे कह ले, वो है अलील, ठीक है। अच्छा, एक ही जीन को जो दो जीन्स एक कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी एक कैरेक्टर है जैसे ग्रीन कलर है या कलर है जो सीड का कलर बताने वाली जो जीन है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। कि रंग कैसा होगा, ये एक फीचर है, कि रंग कैसा होगा सीड का, ये एक फीचर है। अब इस फीचर को बताने के लिए दो जीन्स हैं हमारे पास, एक कैपिटल जीन और एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से और एक को स्मॉल से, ठीक है। अगर कैपिटल आएगी स्मॉल आएगी क्या होगा, यूनिट स्क्वायर से हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल से हम लिखते हैं वो डोमिनेंट जीन होती है और जो स्मॉल लेटर से लिखते हैं वो रिसेसिव, यानी हावी वाली जो है वो कैपिटल से लिखी जाएगी और जो गैर हावी वाली है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखी जाएगी। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द अलील ऑफ वन जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर अलील। कहते हैं कि ये जो अलील्स हैं, ये जो सेपरेट हुए हैं, इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है कि इसमें से ये सेपरेट हो रहा है तो इसमें से ये, या फिर जो है अगर फॉर एग्जांपल ये जो बाप का सेल था उसमें से अगर सीड के कलर वाली जीन आई थी तो सीड की शेप क्या होगी, गोल होगी या रिंकल्ड होगी, ये वाली जीन भी तो आएगी। तो अगर उसकी जीन थी वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो इसकी क्या सेग्रीगेशन होगी और इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगा। यानी यहाँ से अगर डोमिनेंट जीन आ रही है शेप ऑफ सीड की, वहाँ से रिसेसिव आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर सॉर्टेड सेपरेटली फ्रॉम वन अनदर सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज नॉट डिपेंड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ वन अनदर। एक ट्रेट मैंने क्या बताया कि सीड किस, जो बीज है वो किस रंग का होगा, एक ट्रेट की उसकी शक्ल क्या होगी। तो सीड का शेप या शक्ल बताने वाली जीन और सीड का कलर बताने वाली जीन, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। रंगत और शक्ल दो अलग कैरेक्टर्स हैं, उनको दो अलग जीन्स डिटरमाइन करती हैं, तो उन दोनों की सेपरेशन भी अलग से होगी, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये एक हम मेंडल के क्रॉसेस डिस्कस करते हैं। क्रॉस का मतलब ब्रीड करवाता था वो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेट्स सी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, मोनोहाइब्रिड मतलब एक किसी उसने ट्रेट को लिया। अब देखते हैं कौन सा ट्रेट लिया। Mendel carefully selected 7 pairs of contrasting characters for his experiments. First, he experimented plants with 1 pair of contrasting characters such as tallness and shortness of plants. जैसे कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया कि एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और उनका आपस में क्रॉस करवाया, या जो है एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड्स गोल होते थे और एक ऐसा लिया जिसके सीड्स क्रिंकल वाले होते थे, एक के गोल और एक के क्रिंकल वाले, तो उनका क्रॉस करवाया, ठीक है। तो सिर्फ एक कैरेक्टर, असल में कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे। फ्लावर का कलर, फ्लावर की शेप, सीड का कलर, सीड की शेप, पॉड क्या होता है, जैसे वो जिसके अंदर मटर होते हैं, जो दाना वाली चीज़ होती है, जिसको छीलते हैं और उसमें से मटर निकलते हैं, तो दैट इज़ पॉड। उस पॉड की शेप, पॉड का कलर। लेकिन फिलहाल इसने सिर्फ पहले एक की बेस पे क्रॉस करवाया, यानी कि ये फ्लावर इस वाली प्लांट का सब कुछ इसके जैसा है, यानी इस वाली की हाइट भी इसकी जैसी है, दोनों टॉल है, ठीक है। दोनों का जो है फ्लावर येलो कलर का है, दोनों का सीड ग्रीन कलर का है। सिर्फ इनमें जो फ़र्क है वो ये कि इसके जो है वो पॉड की शेप येलो है और इसके पॉड की शेप ग्रीन है, तो एक डिफरेंट फीचर, बाकी सारे सेम। इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिसमें कंट्रास्टिंग फीचर या कंट्रास्टिंग पेयर सिर्फ एक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इसके प्रोसीजर्स एंड ऑब्जर्वेशंस क्या हुए। इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट्स विथ डॉर्फ पी प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या कर रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहा है, और किसकी बेसिस पे, कंट्रास्टिंग फीचर क्या है, जो कि दोनों में अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे CF लिख रही हूँ, कंट्रास्टिंग फीचर क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। उसने एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया, ठीक है। टॉल प्लांट किस तरह से हम रिप्रेजेंट, कितना था, 2 मीटर्स तक, और जो शॉर्ट प्लांट था वो कितना होगा, 20 to 50
centimeters तक. He used pure breeding varieties, that is plants which when self-fertilized produced offspring that resembled their parents. उसने pure breeding varieties ली, यानी कि जब वो उन ऐसे प्लांट्स लिए जिनकी अगर आप आपस में उनके बच्चों का आपस में क्रॉस करें तो वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स जैसे हो, बिल्कुल परफेक्ट अपने पेरेंट्स जैसे हो, कोई उनमें वेरिएशन कोई चेंज ना हो. तो उसने प्योर ब्रीड्स लिए, उनका सब कुछ सेम था, सिर्फ हाइट का डिफरेंस था. एक टॉल था प्लांट, एक शॉर्ट था, उसने उसका क्रॉस कराया, उनको मीट कराया. ठीक है. ही क्रॉस्ड पोलिनेटेड टॉल प्लांट्स विथ पोलन फ्रॉम ड्वार्फ प्लांट्स एंड वाइस वर्सा. किस तरह से मीट कराया? ऑब्वियसली प्लांट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, पोलन एक फ्लावर से दूसरे तक जाती है और फिर वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है प्लांट की. अच्छा. ही प्लांटेड द सीड्स फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्टिंग हाइब्रिड विच इज ही कॉल्ड द F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन. अब क्या हुआ, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, जैसे यहाँ पे इस प्लांट की पोलन, ये क्या है, टॉल प्लांट है, इस प्लांट की पोलन यहाँ जाएगी. ठीक है. अब क्या बनेगा, इस जब पोलन दूसरे प्लांट में जाती है तो वहाँ सीड्स बनते हैं, फिर वो सीड्स का डिस्पर्सल होता है और फिर उस सीड से और प्लांट्स निकलते हैं. तो इसने क्या किया, टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स के एक दूसरे से पोलन मिक्स करवा दिए और फिर इनके सीड्स जो बने, उसने इन सीड्स को जब सो किया और फिर जब देखा कि क्या ग्रो होगा तो इनके जो बच्चे पैदा हुए, इसने ये क्या थी, पहला क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये थे पेरेंट्स. फिर इनकी जो जनरेशन पैदा हुई वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन. ठीक है. इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल. ठीक है. अब F1 जनरेशन जो पैदा हुई इसमें कोई शॉर्ट प्लांट नहीं था, सारे टॉल, ऑल वर टॉल, ऑल प्लांट्स वर टॉल. ठीक है. अच्छा. He then allowed F1 plants to self-pollinate and produce seeds which gives rise to second F2 filial generation. ठीक है. अब जो ये F1 के बच्चे बने थे ना, जो कि ऑल सब टॉल थे, लेकिन ये इस जनरेशन से बने थे, टॉल और शॉर्ट के कम्बिनेशन से जो बने थे, मगर सब टॉल थे. इसने कहा कि अब तुम सब आपस में क्रॉस करो, टॉल टॉल. ठीक है. टॉल टॉल, लेकिन कौन से वाले, जो कि टॉल और जिनके माँ बाप टॉल और शॉर्ट वाले थे. ठीक है. अब इसके माँ बाप कौन से थे, इसके टॉल और टॉल थे, दोनों टॉल थे, और शॉर्ट वाले के भी शॉर्ट और शॉर्ट थे, यानी कि प्योर ब्रीड्स थी. ये दोनों माँ बाप शॉर्ट थे तो ये शॉर्ट, ये वाला प्लांट, और ये दोनों माँ बाप टॉल थे तो ये टॉल. ठीक है. अब इनका क्रॉस जो इसने करवाया था, एक टॉल एक शॉर्ट का, उसकी F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे. फिर अब हम देखते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन में क्या होता है. अब इन F2 ही गॉट 1064 plants. Out of these 1064 plants, 787 were tall plants and 277 were dwarf plants. That is the ratio of about 3 tall and 1 dwarf plant. ठीक है. अगर हम देखें, अगर हम इसके इस तरह से रेशियो आया था कि अगर 4 हम प्लांट्स देखें तो हर 4 में से 3 टॉल और एक शॉर्ट, 3 टॉल प्लांट्स और एक शॉर्ट प्लांट्स. ऐसा कैसे हो सकता है कि जब माँ बाप टॉल और शॉर्ट थे लेकिन उन सब की जो F1 जनरेशन थी सारी टॉल, तो उन सब टॉल के तो फिर बच्चे भी टॉल होने चाहिए थे, मगर आधे 3:4 यानी 3:1 यानी 4 में से 3 तो टॉल थे मगर हर 4 में से 3 शॉर्ट थे. यानी कि कितना रेशो था, टोटल 1064 प्लांट्स थे, 1064, और उसमें से जो है वो 787 वर टॉल वाइल 277 वर शॉर्ट. तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? Mendel also made crosses using 6 other contrasting characters of pea plants and got almost similar results. इसके अलावा उसने बाकी कैरेक्टर्स को भी, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे किया, एक सिर्फ कैरेक्टर को, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिर्फ एक चीज़ को वो देख रहा है अभी फ़िलहाल, 2-3 चीज़ों को वो नहीं देख रहा. अब जैसे अगर उसने किया एक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कंट्रास्टिंग फीचर क्या था कि प्लांट येलो होगा या सीड जो है वो येलो होगा या ग्रीन. ठीक है. तो पहले उसने प्लांट हाइट पे किया, अब जो है वो सीड का कलर, बाकी सब कुछ सेम था, यानी कि ये दोनों प्लांट्स टॉल होंगे, ये दोनों प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनका शेप ग्राउंड होगी, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ जो चीज़ डिफरेंट होगी वो इन दोनों का सीड का कलर. ठीक है. तो एक पेरेंट का जो है सीड वो ग्रीन कलर का होगा और एक पेरेंट का जो सीड है वो
येलो कलर का होगा, ठीक है, ये पेरेंट्स में हो गया। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा एफ इनका क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे प्लांट्स का कलर ग्रीन आया, सारे प्लांट के सीड्स का कलर ग्रीन आया। फिर F2 में उसने देखा कि 3:1 आया, यानी कि क्या होता है, 3 ग्रीन और 1 येलो, ये रेशो आया, ठीक है। तो क्या उसने क्रॉसेस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसको, सीड कलर की बेस पे, सीड कलर की बेस पे क्या हुआ कि पेरेंट हमने लिया, दो हमारे पास थे, एक ग्रीन कलर था सीड का और एक येलो कलर था। अब जब औलाद थी, पहली जनरेशन थी, उसमें सबका ग्रीन कलर, सबका सेम, ठीक है। और जो दूसरी थी जनरेशन, उसमें 3:1, यानी हर 3 सीड्स के पास बदले में एक येलो सीड था, ठीक है। यानी कि अगर टोटल 200 सीट्स थे तो 200 में से 150 तो ग्रीन थे लेकिन 50 येलो थे, ठीक है। इसी तरह से उसने जब टॉल और शॉर्ट का किया तो पहली जनरेशन में सब टॉल थे, लेकिन दूसरी जनरेशन में अगर 200 टोटल थे तो 150 टॉल थे और 50 शॉर्ट थे, ठीक है। तो उसने कहा, ये उसके जहन में सवाल उठे कि ये किस तरह हो सकता है कि जब दूसरी जनरेशन है उसमें तो सब एक जैसा है, उनका फीचर जो कंट्रास्टिंग फीचर है, लेकिन अगली जनरेशन में चेंज है, ठीक है। In all his experiments, Mendel observed that one trait or character appeared in F1 generation, while other disappeared. However, this character reappeared in F2 generation, but only in about 1/4 of the total offspring. इसने क्या देखा, इस सारी डिस्कशन के बाद इसने ये कंक्लूड किया कि जो दोनों फीचर्स थे, जैसे सीड का ग्रीन होना और सीड का येलो होना, ये टॉल होना और शॉर्ट होना, ठीक है, ये दोनों फीचर्स में से एक फीचर था जो कि F1 जनरेशन में होता था। F1 जनरेशन में इन दोनों में से सिर्फ कोई एक चीज़ होती थी, लेकिन F2 जनरेशन में जो है वो चीज़ 1:3 के हिसाब से होती थी। यानी कि जो फीचर F1 जनरेशन में ज़्यादा था वही फीचर में टोटल था, वही फीचर F2 जनरेशन में ज़्यादा होगा, और उसका रेशो क्या होगा, दूसरे वाले का रेशो उसके साथ 3:1 होगा, ठीक है। जो एक कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं था वो F2 जनरेशन में आता है, मगर 1:3 के साथ आता है, ठीक है। तो इसने कहा, द कैरेक्टर विच अपीयर्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में आया वो डोमिनेंट या हावी वाला, यानी कि F1 में इस क्रॉस में कौन सा आया था, टॉल होना। तो टॉल प्लांट्स क्या है, उनकी जीन्स डोमिनेंट है, और वो कैरेक्टर जो कि नहीं एक्सप्रेस कर सका था खुद को F1 जनरेशन में, उसे हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। रिसेसिव और डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर सका F1 में, जो नहीं नजर आया वो रिसेसिव, जो नजर आया वो डोमिनेंट। तो हमने क्या देखा, F1 में सारे क्या थे, टॉल, तो टॉल होना डोमिनेंट कैरेक्टर है और शॉर्ट होना क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ठीक। अब इसकी रिजल्ट की इंटरप्रिटेशंस क्या थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ these experimental results, Mendel was able to suggest a mechanism to explain the observations he had made about pea plants. In fact, he suggested a model of how the inheritance of traits could be explained. Mendel concluded that hereditary characters are responsible for transmission of characteristics. क्या कहता है कि जो ये इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, पहले इसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, उसकी बेस पे उसने क्या बताया कि किस तरह से कोई चीज़ इनहेरिट हो सकती है, किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाली, पहली ये कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो कि किसी फीचर की रिस्पॉन्सिबल, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि सीड कलर, ईयर लेंथ वगैरह, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं कि कोई फीचर, आई कलर जैसे प्लांट्स ह्यूमंस में हो गया, तो कोई कैरेक्टर कितना ज़्यादा और किस तरह का ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ होती है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, जिसे हम कहेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। Each characteristic is controlled by a pair of factors such as genes in the cell of an organism. For example, color of flower, color of seed, shape of seed, height of plant, etc. are controlled by a pair of factor. कहते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, कि जैसे प्लांट की हाइट कितनी होगी, प्लांट का कलर क्या होगा, सीड की शेप कैसी होगी, सीड का कलर क्या होगा, ये जो कैरेक्टर है इनको एक पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करती है, ठीक है। ये 2 जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। If the 2 factors differ, then only the dominant one will show its effect. For example, if a pea plant contains 1 factor for tallness and 1 for dwarfness, only the tall will show the effects.
कहता है कि एक फैक्टर, जैसे कि एक कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि हाइट, इसको कंट्रोल करेंगी दो जीन्स के लिए इसने लफ्ज़ जीन्स नहीं इस्तेमाल किया था, जीन्स की जगह पे मेंडल लफ्ज़ यूज़ करता था फैक्टर, ठीक है। तो इसको दो फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर बच्चे के अंदर, औलाद के अंदर दोनों फैक्टर डिफरेंट होंगे, जैसे एक है ए और एक है बी, ठीक है। तो ए अगर डोमिनेंट है और बी अगर रिसेसिव है, तो अगर औलाद के अंदर सिर्फ ए होगा तो वो क्या होगा, डोमिनेंट, ठीक है। अगर औलाद के अंदर, जैसे उसने कहा कि हाइट, हमने क्या देखा, हाइट में टॉल वाला जीन डोमिनेंट था पी प्लांट के अंदर। तो अब क्या होगा कि उसके अंदर अगर if a pea plant contains one factor for tallness and one for dwarfness, only the tall one will show the effects, ठीक है। अगर कहता है कि वो ये दोनों डिफर होंगे, यानी कि एक जो है उसके अंदर टॉल वाला फैक्टर आया और एक शॉर्ट वाला, तो उसके वो होगा क्या, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट वाली चीज़ उसके अंदर आ गई है, ठीक है। और अगर सिर्फ डोमिनेंट होगा यानी ए होगा तो भी वो टॉल होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो फैक्टर जो कि रिसेसिव वाला है, यानी कि माँ की साइड से भी रिसेसिव और बाप की साइड से भी रिसेसिव वाली जीन है, तो फिर वो क्या होगा, टॉल नहीं होगा, फिर वो अब क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है। यानी कि ज़्यादा कंडीशन में चांसेस क्या है कि वो टॉल हो, क्योंकि टॉल का जीन डोमिनेंट है। द टू फैक्टर्स इन ईच पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड ईच गैमीट विल कंटेन ओनली वन फैक्टर। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहता है कि जो ये दो फैक्टर्स हैं, जैसे ए और बी, जिन्होंने जो है डिटरमाइन करना है कि बच्चे का कलर क्या होगा, या बच्चे जो औलाद है, जो जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग है, उसके सीड का कलर क्या होगा, ठीक है। तो अगर फादर के अंदर ए बी था, मदर के अंदर ए था, ठीक है, या फिर मदर के अंदर कैसे बी था, ठीक है। तो अब ये इनकी जो सेग्रीगेशन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और बच्चे में सिर्फ ए आएगा। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, इससे या ए आएगा या बी आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से बी आ गया और यहाँ से ए आ गया, तो ए डोमिनेंट वाला फैक्टर है, ए अगर जीन आएगी तो इसका मतलब है बच्चा टॉल होगा। तो अगर ए वाली जीन आ गई तो शॉर्ट का असर नहीं होगा, बी क्योंकि रिसेसिव है तो बच्चा शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एक दो लेक्चर्स के बाद पिनेट स्क्वायर्स बनाना सीख जाएंगे तो आपको ये डोमिनेंट, टॉल, शॉर्ट, रिसेसिव सब कुछ समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अभी हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो। आप एक दफ़ा इसको सुने, फिर बुक को देखें, फिर आगे के लेक्चर्स देखें और उनको पढ़ने के बाद दोबारा जब इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आएगा, ठीक है। Hence, when a pea plant containing a factor for tallness and a factor for shortness produces gametes, a particular gamete will either have tall factor or the dwarf factor, but not both. कहता है कि अगर ऐसा प्लांट जिसके अंदर टॉल और शॉर्ट होने दोनों के गैमीट्स हैं, तो उस एक गैमीट के अंदर या तो टॉल होने का वाला फैक्टर होगा या फिर शॉर्ट होने वाला। मैंने क्या कहा, जैसे अगर टॉल होने के लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं और शॉर्ट होने के लिए बी यूज़ कर रहे हैं, तो एक गैमीट के अंदर या तो ए होगा या बी होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर्स की, जीन्स की सेग्रीगेशन या सेपरेशन हो जाती है। दस द गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, प्योर मतलब कि उसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है, एक जीन होती है गैमीट्स के अंदर। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स एट फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड कंडीशन इन द जाइगोट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, मगर होने तो एक एक चाहिए। जब ये स्पर्म है इसके अंदर तो इस तरह से नहीं होते, स्पर्म के अंदर कैसे होंगे, ये एन यानी कि एक एक होगा, मगर अब जब बेबी में ये ज्वाइन होंगे क्या बनेगा, ए और बी, तो ये वापस 2n हो जाएगा ना, हैप्लॉइड से वापस डिप्लॉइड हो जाएगा। किस टाइम पे, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गए। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूज मतलब मिलना, गैमीट्स का मिलना यानी स्पर्म और एग का मिलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन। उस टाइम पे वापस जाइगोट डिप्लॉइड हो जाएगा। गैमीट्स यूनाइट एट रैंडम सो दैट अ प्रिडिक्टेबल रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अकर अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। कहते हैं कि गैमीट्स की जो यूनिफिकेशन है, एक दूसरे से मिलना है, वो रैंडमली होता है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा जो है कितने रेशो में होगा, जो डोमिनेंट वाला है वो कितना होगा और जो रिसेसिव वाला है वो कितना होगा ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो ये हमारी हो गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डिस्कशन। इसके बाद हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस।
लेकिन आई थिंक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि पीनेट स्क्वायर क्या होता है, और ये जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया ये हम उस स्क्वायर के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें फिर हमें कैसे रेशो पता चल सकता है। तो कल हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डिस्कशन पीनेट स्क्वायर के थ्रू करके फिर हम शुरू करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब दो चीज़ें हाइब्रिड चेंज होंगी, जिनमें दो फैक्टर्स चेंज होंगे, उनकी बेसिस पे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फिर ट्राई हाइब्रिड, इस तरह से 7 हाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने किए थे, मगर हम कोर्स में मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही रहेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए असल मकसद जो हमने पढ़ना है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक जीन के जो अलील्स होते हैं वो अलग अलग किस तरह सेपरेट होते हैं और उनकी असॉर्टमेंट या उनकी असेंबली किस तरह से किसी फैक्टर किसी इन्फ्लुएंस के बगैर होती है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में क्या देखा, हेरिडिटी क्या है, जीन्स क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस ये क्या है, मेंडल ने क्या काम किया, किन फीचर्स के ऊपर काम किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या है, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो यहाँ पे हमारी इस लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और इस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।